हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में हुए थे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो आज हम 20 दिसंबर 2021 के सीडीपी पार्ट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 20 दिसंबर 2021 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सीटेट के एग्जाम में सफलता का मूल मंत्र होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और वर्ष 2021 सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम संपन्न कराए गए थे, उनमें से कई शिफ्ट में पेपर हुए थे। अगर आप इन शिफ्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन को देख लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप सीटेट एग्जाम में 120 प्लस मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे, यानी कि आप 120 नंबर आप प्राप्ति कर लोगे। क्योंकि सीटेट की परीक्षा एक फिक्स पैटर्न होता है जिसमें कंटेंट से ज़्यादा पेडागोजी पर सीबीएसई ध्यान देती है और आप ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करके ही अपने अंदर ही समझ को विकसित कर सकते हो। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें से मैंने सारी शिफ्टों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप उन सभी प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियो देख सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2023 में 120 मार्क्स से ज़्यादा हासिल कर लोगे। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 में पेपर संपन्न हुआ था, उसके सीडीपी पार्ट की कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीडीपी पार्ट का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर क्वेश्चन में नॉट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जब भी सीटेट की परीक्षा में पूछा जाए, अगर आपके क्वेश्चन में नॉट आ जाए तो आपको उत्तर कैसे निकालेंगे और आपको ऑप्शन कैसे दिखेंगे ताकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है नॉट वर्ड वाला उसका उत्तर आपके पास हो जाए। तो उसके लिए हम एक मेथड बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको आप क्या करेंगे कि एलिमिनेट मेथड यूज़ करेंगे, उसको हटा दीजिएगा ऑप्शन को जो दिया गया है ठीक है। इसके बाद पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट अगर अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इट इज नॉट, क्योंकि ये जो नॉट वाला जो होगा ये बिल्कुल जो सीटेट में जितना सिलेबस होगा, जो आपने जितना कंटेंट पढ़ा होगा, यानी कि जितने भी आपने कंटेंट पढ़े होंगे सीडीपी के सिलेबस में जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए सीडीपी डेवलपमेंट की। तो पहला है हमारा डेवलपमेंट अकर अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इट इज नॉट यूनिडायमेंशनल, विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। और नॉट यानी क्या होता है, सिंगल कोर्स तो होता है लेकिन क्या होता है नॉट यूनिडायमेंशनल, यानी कि वॉर्म से लेके टॉम तक क्या होता है डेवलपमेंट एक धारणी चलता रहता है, यानी कि वॉर्म से लेके टॉम तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द, ये क्या है, गलत है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द टॉप
डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स, यानी कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि विकास सिर से नीचे की ओर होता है। इसे मस्तोद्यमी सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत वृद्धि और विकास की दिशा का वर्णन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जाता है और यह समीपस्थ विकास का सिद्धांत है जो विकास की दिशा का भी वर्णन करता है। ठीक, तो ये क्या होगा ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इसके बाद सेकंड है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर, यानी कि विकास क्या है, एक समाज, यानी क्या है, विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। यानी कि आनुवांशिकता मानव विशेषताओं पर वंशानुगत प्रभावों को संदर्भित करता है और एक अवधारणाओं के रूप में संपोषण एक भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण सहित सभी पर्यावरणीय कारकों को शामिल करता है जो किसी व्यक्ति में विकास के परिणामों को प्रभावित करता है। यानी कि ये भी सही है। डेवलपमेंट अकर इन अ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि विकास सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताओं में पारंपरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक कार्य शामिल है जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है। और जो डेवलपमेंट अगर अलोंग अ सिंगल, अगर आपके ऑप्शन में अगर नॉट ना होता तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसमें नॉट है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वॉर्म से लेके यानी कि माँ की गर्भ अवस्था से विकास जो होगा, यानी कि किसी भी बच्चे का विकास वॉर्म से लेके उसके मृत्यु तक उसका जो विकास है साथ देता है। वॉर्म से लेके टॉम तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद ये दिया हुआ है, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा आंसर, फर्स्ट। ठीक, आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर पे। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। पहला है कामक यानी मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि सेकंड का ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी कि मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास इसलिए होगा क्योंकि जो मोटर डेवलपमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, बच्चे का भाषा का विकास होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगा, संज्ञात्मक विकास होगा। थर्ड में क्या होगा, मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि वो क्या करेगा, समाज में हम लोग कैसे रह सकते हैं, यानी कि नैतिक विकास का होगा उसका। ठीक, तो क्या होगा फर्स्ट। सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड। और भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, प्रारंभिक अवस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, अकर विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखने और आरंभिक संज्ञात्मक कौशल विकसित करते हैं, वो क्या कहलाती हैं। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, लैटेंट सोशलाइजेशन और एक्टिव सोशलाइजेशन। देखिए मेन प्राइमरी सोशलाइजेशन है। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है यानी कि प्राथमिक अवस्था, इसका जो आंसर होगा फोर्थ का क्या होगा, फर्स्ट। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्राथमिक समाजीकरण है यह बचपन और बचपन के दौरान होता है या उस प्रक्रिया का संदर्भित करता है जहाँ बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में परिवार के माध्यम में समाजीकृत किया जाता है। वह इस बात पर प्रकाश डालता है
कि प्राथमिक समाजीकरण परिवार के भीतर होता है, जब बच्चे पहली बार अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं, भाषा सीखते हैं और प्रारंभिक संज्ञात्मक कौशल विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि एक परिवार में बहुत छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति का बहुत कम ज्ञान होता है। यह परिवार के माध्यम से है कि बच्चे को पता चलता है कि क्या स्वीकार किया गया है और किसी विशेष समाज में क्या नहीं स्वीकार किया गया है। इसके बाद आता है द्वितीय समीकरण, यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन यह तब होता है जब शिशु बचपन के चरण में गुजर कर परिपक्वता में जाता है। यह प्रक्रिया संदर्भित करता है कि बाद के वर्षों में विद्यालय और सहकर्मी समूह जैसे माध्यम से शुरू होती है और दोस्तों के समूह जैसे सामाजिकरण के कुछ अन्य माध्यम बच्चों को सामाजिक बनने के लिए भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय बच्चों को मूल्य मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में तथा अंत क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक समझ गए आप लोग। फोर्थ का क्या होगा? फर्स्ट, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चा सबसे पहले किस समाज में सीखेगा? फैमिली में। तो आपकी जो फैमिली है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? फैमिली में तो जो बच्चे का जो बचपन होता है, सबसे पहले यानी कि समाज में आने से पहले वह उठना बैठना भाषा के विकास होता है। तो कहाँ सीखता है? फैमिली में। जो फैमिली है उसकी क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहल्सबर्ग, एट विच लेवल इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, यानी कि लॉरेंस कोहल्सबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होते हैं? पहला ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, और फोर्थ है लेट कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व पारंपरिक चरण, और उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। देखिए, जो लॉरेंस कोहल्सबर्ग हैं, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या कहा कि नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसमें 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। कोहल्सबर्ग के अनुसार एक बच्चे के नैतिक विकास का पूर्व पारंपरिक स्तर नैतिक मूल्यांकन का कोई आंतरिक कारण नहीं दिखता है। इस स्तर में बच्चों को नैतिक स्तर को बाहरी पुरस्कार और सजा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यानी कि फिफ्थ का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पारंपरिक चरण। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ पियाजे पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ, का क्या हो जाएगा आंसर? फिफ्थ का सेकंड। सिक्स है, फ्रॉम अ पियाजे perspective, the process of taking new information into the existing body of knowledge is called, यानी कि पियाजे की सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूद ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? फर्स्ट है एकोमोडेशन, सेकंड है सोशलाइजेशन, थर्ड है एसिमिलेशन, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। पहला ऑप्शन है आपका, आप लोग हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं समझ लीजिए, समायोजन, सेकंड है सामाजिकरण, थर्ड है आत्म सात्यकरण और फोर्थ है संगठन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 6 का थर्ड, यानी कि एसिमिलेशन, आत्म सात्यकरण। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म सात्यकरण, समायोजन और सामाजिकरण ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले ही मौजूद अनुभूति संरचनाओं स्कीम में एकीकृत करते हैं। पियाजे के दृष्टिकोण से नई जानकारी को ज्ञान के मौजूदा निकाय में ले जाने की प्रक्रिया को आत्म संस्करण एसिमिलेशन कहा जाता है, क्योंकि यह निम्न को संदर्भित करता है, हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में जानकारी शामिल करने की प्रक्रिया उन तरीकों को प्रबंधित करता है जो एक व्यक्ति लेता है और उन्हें संशोधित किए बिना पूर्व मौजूदा मानसिक संरचनाओं में नई जानकारी की व्याख्या करता है। यह एक मौजूदा स्कीमा है में एक नई अवधारणा या अनुभव का जुड़ना है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि बच्चों का अंगूठा चूसना एक प्रारंभिक स्कीमा है
ठीक, समझ गए आप लोग। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पियाजे के दृष्टिकोण से नई जानकारी को ज्ञान के मौजूद निकाय में शामिल करने के लिए आत्म संस्करण यानी कि एजिमिलेशन कहा जाता है। तो सिक्स का क्या होगा? ऑप्शन सिक्स। और सिक्स क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा। मीना हैज began to use word and started understanding the words represent objects. She is also beginning to reason logically through the she cannot perform conservation according to Jean Piaget. According to Jean Piaget, which stage of cognitive development of मीना in? यानी कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। उनके ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, सेकेंड है फॉर्मल ऑपरेशन, थर्ड है सेंसरी मोटर, फोर्थ है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, संवेगी गामक, मूर्त संक्रियात्मक। और इस 7 का आंसर होगा आपका प्री ऑपरेशनल। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि प्री ऑपरेशनल ही इसका आंसर है? ऐसा इसलिए है कि स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे बाल विकास पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसे 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लगभग 2 से 6 या 7 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बच्चा यह मानता है कि अन्य लोग भी ठीक उसी तरह महसूस करते हैं, देखते हैं और उसी तरह सुनते भी हैं जैसे बच्चा करता है, या अन्य लोगों के दृष्टिकोण का अनुमान लगाने या दूसरों के दृष्टिकोण से स्थिति देखने के लिए बच्चे के अक्षमता को संदर्भित करती हैं। इस अवस्था में बच्चे को विचार से अपरिवर्तनशील संरक्षण की अवधारणाओं के साथ और केंद्रीकरण के विचार के साथ संघर्ष होता है। संरक्षण की कमी के कारण बच्चा यह नहीं समझ पाता कि कोई वस्तु आकार या रूप से परिवर्तन होने पर भी वहीं रहती है। विचार सोच में केंद्रीकरण के कारण बच्चा एक समय में केवल एक ही स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रीकरण के कारण बच्चा एक समय में केवल एक ही स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपने विचार की दिशा को बदल नहीं सकता। अपरिवर्तनीयता के कारण बच्चा यह नहीं समझ सकता है कि चीजें बदल गई हैं कि उन्हें मूल स्थिति में वापस किया जा सकता है। ठीक, आप लोग समझ गए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र में संप्रति किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? लेव वेगोट्स्की ने। ठीक, इसका होगा आपका आंसर लेव वेगोट्स्की। ऐसा इसलिए कि जो मनोवैज्ञानिक लेव वेगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादित किया है, यह सिद्धांत इस विचार को बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि वेगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास का यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया है, जो कि निम्नलिखित को संदर्भित करता है। पहला पॉइंट है आपका, यानी कि एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है और किसी की मदद से वह क्या कर सकता है, इसके बीच अंतर। किसी के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी के वास्तविक विकास स्तर और उसके विकास के स्तर के बीच की दूरी, जो कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से वह काम संभव हो जाता है। ठीक, आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली ले आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वेगोट्स्की थ्योरी, यानी कि कौन सा कथन लेव वेगोट्स्की की मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। पहला है आपका, लर्निंग इज अ अनकॉन्शियस प्रोसेस
यानी कि अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है। सेकंड है लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, यानी कि लर्निंग जो है क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ जेनेटिकली प्रोग्राम, यानी कि अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रम देश है। फोर्थ है लर्निंग इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर इन 4 स्टेज। अधिगम एक अक्रमक प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 9th का सेकंड, यानी कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। ऐसा इसलिए है अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की थ्योरी। मनोविज्ञान में कई सिद्धांत हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक के विभिन्न विचारधाराओं जैसे कि संज्ञात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी आदि से संबोधित हैं। ये सिद्धांत हैं संवेशित मनोवैज्ञानिक लेव वेगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वेगोट्स्की के सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, क्योंकि इस सिद्धांत का तात्पर्य इस विचार से है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वेगोट्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया है शिक्षार्थी के विकास का प्राथमिक कारण है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखते रहें। ठीक समझ गए इसका एक्सप्लेनेशन आप। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है आपका। An example of pedagogical strategy that would promote meaningful learning is, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तित्व अधिगम विधि का उदाहरण है। पहला है आपका रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशन। सेकेंड है यूज ऑफ वर्बल पनिशमेंट, यूनिफॉर्मली रिजिडली स्ट्रक्चर करिकुलम, यानी कि एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या। ठीक है। और थर्ड है आपका यूनिफॉर्म रिजिडली स्ट्रक्चर करिकुलम। फोर्थ है फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। सेकंड है मौखिक दंड का प्रयोग करना। और एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के मूल्यांकन पर बल देना, यानी कि 10 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। यानी कि क्या होता है कि जब टीचर असेसमेंट मूल्यांकन देता है तो क्या करता है कि केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर क्या करेगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देगा। यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए उसको। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 10th का क्या होगा, 4th। अब आगे 11th क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से, यानी कि फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी एडवोकेट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है जो इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। पहला आपका ऑप्शन है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सेकंड है वेगोट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। इरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। फोर्थ है बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी कि फर्स्ट है आपका पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत और वेगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। फोर्थ है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यानी कि 11th क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 11th का फर्स्ट, यानी कि पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, यानी कि 11th का फर्स्ट। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संज्ञात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें संज्ञान सोच विकसित होती है या मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध विकास है, जैसे तार्किक सोच, नए विचारों की समझ बनाना, समस्याओं का हल करना और इसी तरह अन्य
जो समय के साथ होता है। संज्ञानात्मक विकास एक शिक्षक को बताता है कि बच्चा कैसे सोचता है, दुनिया को कैसे समझता है और यह सोच कैसे विकसित होती है। एक शिक्षक जिसे इस प्रक्रिया की समझ होगी वह इस बात की सराहना करने में सक्षम होगा कि विभिन्न आयु के बच्चों की सीखने की जरूरत एक दूसरे से कैसे होती है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे जो है जिस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, यानी कि जिस मनोवैज्ञानिक हैं जो उन्होंने क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है कि जो हमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने में मदद करता है। पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास एक समान रूप का अनुसरण करता है जिसमें विशिष्ट समय पर विशिष्ट क्षमताएं उभरती हैं। संज्ञानात्मक विकास भी चरणों में होता है जिसमें प्रत्येक चरण में गुणात्मक रूप से दूसरे से भिन्न होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस adopted by a teacher in the classroom to address gender stereotype। यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका काउंटर जेंडर बायस, सेकंड है सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, डिस्कस ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यूज ऑफ एग्जाम्पल विच शो बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन कन्फर्मिस्ट रोल्स। अब आप लोग हिंदी में समझते हैं। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना और कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, यानी कि आप लोगों को इसमें करना है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए अध्यापक को कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, यानी कि नहीं है, यानी कि जो सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जिसमें नॉट आ जाए तो जो ऑप्शन सही होते हैं वो नॉट, जब क्वेश्चन में नॉट लग जाता है तो जो सही स्टेटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंटेंट्स, तो क्या हो जाता है उसके लिए नॉट जब लगेगा क्वेश्चन पेपर में तो क्या जो ऑप्शन सही होंगे वो गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन सही हैं वो गलत हो जाएंगे और जो गलत हैं वो सही हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नॉट वर्ड क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या लगाओ, नॉट लगाओ। आप जब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि नॉट लगा है कि नहीं लगा। अगर नॉट लगा है, जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए होंगे अकॉर्डिंग टू CDP सिलेबस में जितना भी कंटेंट है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक उनको पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो काउंटर जेंडर बायस, जेंडर यानी कि नहीं के हिसाब से हम लोग क्या देखें, नहीं अगर क्वेश्चन में नहीं लगा है तो क्या होगा, काउंटर जेंडर बायस, यानी कि जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। हाँ, ये सही हो सकता है जेंडर को, यानी कि लेकिन नॉट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, तो कक्षा में अगर बाल बालिकाओं को, अगर आप टीचर हैं तो अगर आप कक्षा में अगर आप बॉयज और गर्ल्स को आप अलग अलग बैठाएंगे तो उनके माइंड में क्या थॉट जाएगा कि टीचर कैसा है कि हमको बॉयज और गर्ल्स में भिन्नताएं प्रदान कर रहा है, यानी कि हमारे माइंड में एक ऐसा थॉट डेवलप कर रहा है कि पक्षपात का। तो ये क्या होगा आपका, ये गलत है, यानी कि यही क्वेश्चन आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सेकंड, 12 का सेकंड। और थर्ड देखते हैं, डिस्कशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट लगा है आपके क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि 12th का क्या होगा, सेकंड। और फोर्थ है 12th का क्या होगा, सेकंड आंसर। ठीक, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, यानी कि ये गलत है, यानी कि नॉट लगा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिटेल सोल्यूशन इसका हम समझेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, जो लिंग है यानी जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, यानी कि क्या है, जेंडर एक क्या है, एक सोशल वर्ड है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित प्रणाली को संदर्भित करता है जो किसी
विशेष समाज में पुरुष या महिला होने का अर्थ बताता है। एक समाज में पुरुषों और महिलाओं का समावेश होता है। लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता, समाज में प्रचलित सामान्य कुप्रथाएं जिन्हें कक्षा में हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये जितने भी की टर्म्स हैं हम लोग नए वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस टर्म्स की चर्चा करेंगे। चलिए आइए आते हैं अपने की पॉइंट्स तक, पढ़ते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता लड़कियों और लड़कों के साथ जुड़े व्यवहार और एक पुरुष और एक महिला के पास मौजूद गुणों के बारे में विश्वास उत्पन्न करने से संबंधित है। लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रभावी विधियां निम्नलिखित हैं। ऐसे कार्य निर्धारित करना जिन्हें लड़कियों और लड़कों को गैर अनुरूपतावादी भूमिकाओं में दिखाना। कक्षा में प्रश्न पूछने, उत्तर देने से संबंधित समान अवसर प्रदान करना, यानी कि जितने भी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको समान व्यवहार उनके प्रति करना। और क्या करना, उनको जब उनसे प्रश्न पूछना तो चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, उनको समान रूप में रखना, यानी कि समान रूप से उनको देखना, उनमें पक्षपात नहीं करना। उत्तर देने से संबंधित समान अवसर प्रदान करना, छात्रों में एक दूसरे के लिंग का सम्मान करने की आदत विकसित करना और कक्षा में प्रत्येक छात्राओं को सम्मान देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारो हेल्प हर फादर इन हिज कारपेंट्री शॉप वेयर शी सक्सेसफुली मेजर्ड वुडन ब्लॉक using technique taught by her father. She is recently admitted to a public school under EWS scheme, where she is unable to cope up with the academic demand equally in his situation the teacher should. यानी कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। बढ़ई यानी कारपेंटर जो है, जो लकड़ी के क्या करता है, फर्नीचर बनाता है, यानी कि लकड़ी से बनाई हुई चीज़ों को अपनी दुकान में रखता है और बेचता है ग्राहकों को। ठीक है, बढ़ई क्या करता है, लकड़ी के फर्नीचर बनाता है। आप तो जानते होंगे कारपेंटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए अपने टॉपिक में आते हैं, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाए गए विधि से सफलतापूर्वक मापती है। WS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला उसको, यानी कि EWS स्कीम यानी कि इकोनॉमिकल वेल्थ सिचुएशन इकोनॉमिक्स। ठीक है, EWS इकोनॉमिक वीक्स स्कीम, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, सरकार ने एक EWS स्कीम चलाई है। उसके अंतर्गत उसका एक क्या हुआ, एक स्कूल में एडमिशन हुआ, पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला उसको, जहाँ पर वह शैक्षणिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर आप अध्यापक की जगह होंगे तो पारो को आप क्या सजेशन देंगे? तो पहला ऑप्शन है, टेल पारो दैट शी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी। तो क्या आप ये कहेंगे कि पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है? ये तो बिल्कुल पारो को क्या करना चाहिए, आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, प्रोत्साहित नहीं करें, सॉरी, डिमोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि आपको पढ़ने की क्षमता नहीं है, यानी कि आप उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। ठीक, सेकंड है आपका, गिव टेस्ट एंड इनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व विजन को बढ़ावा देना चाहिए। और कॉन्टेक्चुअल द करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर पारो, यानी कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रारंभिक बनाना चाहिए। पारो इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंस गेन आउटसाइड द स्कूल, यानी कि प्रासंगिक बनना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाद सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। यानी कि 13 का क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको मैं डिटेल में इसका बताऊंगा आंसर ऐसा क्यों होगा। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल में सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना, ये कोई संभावित थॉट नहीं है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का क्या, 3।
ठीक, अब हम लोग समझते हैं डिटेल में। देखिए, जो कारपेंट्री है एक ऐसा कौशल है, यानी कि एक ऐसी स्किल है जिसमें वस्तुओं को लकड़ी से बनाया जाता है। कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी से फर्नीचर और वस्तुएं बनाता है जिनका उपयोग घरों या कार्यालयों में किया जाता है। वस्तुओं को सटीक और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए कारपेंटर को क्या करना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, मापन यानी कि मेजरमेंट उसको सही से करना चाहिए, ताकि जब वो लकड़ी से फर्नीचर बनाए तो उसकी लेंथ और ब्रेथ एकदम समान रहे, एकदम बराबर रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना रहे। माप की अवधारणा की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश कारपेंटर के पास शिक्षा की समझ नहीं होती है, यानी कि उसको शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एक कारपेंटर जूनियर है, एक कारपेंटर सीनियर है, तो क्या करता है जूनियर कारपेंटर सीनियर कारपेंटर जो बहुत अच्छी तरीके से अपने कारपेंट्री वर्क को अच्छी तरीके से जानता है, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही कई सालों का उसका एक्सपीरियंस है कि लकड़ी से हम कैसे फर्नीचर बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर फर्नीचर कैसे बना सकते हैं कि जिसकी उसकी मेजरमेंट एकदम सटीक हो। तो जो जूनियर कारपेंटर होता है तो क्या करता है कि सीनियर कारपेंटर के अकॉर्डिंग काम सीखता रहता है, और फिर इसके बाद जब वो एकदम प्रबल हो जाता है, उसमें एकदम उसको सफलता मिलती है कि हाँ मैंने काम सीख लिया है, तो क्या करता है कि अपने जूनियर कारपेंटर को ही शिक्षक मानता है, और वे अपने शिक्षकों यानी कि उस्तादों के माध्यम से सीखे। उस्ताद का मीन्स क्या होगा, जो जूनियर से सीनियर कारपेंटर है, यानी कि जूनियर कारपेंटर ने क्या किया, जूनियर कारपेंटर ने क्या किया, सीनियर कारपेंटर से कारपेंट्री सीखी। और लेकिन अधिकांश बड़ा या कारपेंटर के पास शिक्षा की समझ नहीं है, और वे अपने शिक्षकों उस्तादों के माध्यम से सीखी गई चीज़ों पर प्रभाव रूप से निर्भर है। वे एक ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जो पुस्तकों में नहीं सिखाई जाती, यानी कि उसके ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन उनके काम में सिद्धि होती है। यानी कि अगर उसने अच्छा काम सीख लिया कारपेंट्री का तो बहुत ही अपने काम में निपुण हो जाएगा। तो यही आपके की पॉइंट्स हैं, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी to the sound, rhythm and meaning of word characterize this type of intelligence. फर्स्ट है इंटरपर्सनल, सेकंड है इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक एंड स्पेशियल, यानी कि ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस वृद्धि के मूल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके अंतवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, थर्ड है भाषिक, स्थानिक। तो इस 14 का ऑप्शन 14 का आंसर होगा आपका थर्ड, यानी कि लिंग्विस्टिक, यानी कि साउंड है ना, यानी कि क्या है कि ध्वनि और लय और शब्दों के अर्थ, यानी कि क्या होता है कि जो ध्वनि होती है तो उसमें क्या होता है, एक भाषिक कैरेक्टर होता है, यानी कि भाषिक क्या होता है, सिद्धांत होता है। जो बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि से संबंधित कई सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत प्राप्तता मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रतिपादित करता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें बहुबुद्धि का मीन्स और इसके बाद क्या है, एक रूपरेखा प्रदान करता है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसमें 7 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, जिसमें एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, बुद्धि को एक ही क्षेत्र से नहीं जोड़ा जा सकता है। कुछ क्या होते हैं सांस्कृतिक ने मानव की क्षमता को, जटिल क्षमताओं को बहुआयामी या समूह के रूप में बुद्धि का उपयोग करके कैसे आकार दिया है। आइए देखते हैं। जो भाषाई बुद्धि होती है, इसमें क्या होता है कि भाषा का प्रयोग शामिल है, या ध्वनि, लय, शब्दों, शब्दावली और शाब्दिक भाषाओं से संबंधित है। यानी कि जो ध्वनि होती है, यानी कि हमसे जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भाषा का प्रयोग शामिल है, या ध्वनि, लय, शब्दों, शब्दावली और ध्वनि को उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि ध्वनियाँ जैसे लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता शब्दावली के साथ
फ्लैश कार्ड खेलना, कहानियां सुनना और पढ़ना। ठीक, आप लोग समझ गए। 14 का क्या हो जाएगा? थर्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्ट क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रिफर्ड? यानी कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोग होती है? तो पहला है आपका ऑप्शन कोलैबोरेट प्रोजेक्ट, यानी कि सहयोगी प्रायोगिक कार्य, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैविंग वन वर्ड आंसर, यानी कि एक शब्द उत्तर वाले वस्तु एक परक प्रश्न, मानक परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टेस्ट बेस्ड ऑन मेरी रिकॉल, यानी कि मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 15 का फर्स्ट, कोलैबोरेट प्रोजेक्ट, यानी कि सहयोगिक प्रायोजित कार्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको हम समझते हैं एक बार। 15 का फर्स्ट, उसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो सामाजिक है संरचनात्मक, इस सोच पर आधारित है कि सामाजिक प्रक्रियाएं अधिगम और संज्ञात्मक विकास के लिए केंद्रीय हैं। यह ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम और संज्ञात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। सहयोगी प्रायोजित अधिगम एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साथ सीख सकते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। यह शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र और शिक्षक एक साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न का पता लगाते हैं या एक सार्थक परियोजना बनाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इम्प्लाइज, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? पहला है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स। सेकेंड है कंटिन्यूअस कंपैरिजन एंड लर्नर्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर थ्रू मार्क्स, ग्रेड्स एंड अदर मीन्स। थर्ड है आपका कंडक्टिंग formal paper pencil test in a fixed interval throughout the academic session. फोर्थ है आपका periodic testing of children to gauge their ability of memorization and recall. तो अब हम लोग हिंदी में समझेंगे। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एक उनकी क्या है? सहायता करना है। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि को सतत तुलना करना। थर्ड है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना चाहिए। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यायन को योग्यता का मापन करना चाहिए। तो आपका 16 का क्या होगा? फर्स्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, यानी कि कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉयज डिफरेंट टूल्स, यानी कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ऐसा है इसलिए अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। जो मूल्यांकन होता है छात्र की प्रगति और उपलब्धि के साथ एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है। मूल्यांकन दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है। बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक दृष्टिकोण दिया है। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन या निर्धारित करने की एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है कि विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जा सके या साक्ष्यों को संग्रह प्राप्त करने के लिए जो इस स्तर को प्रदर्शित करते हैं कि जिनके अनुरूप छात्र उद्देश्य को दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। इसका कारण ऐसा इसलिए है कि विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास पूरे समय से होता रहे। एक मानक से उनकी तुलना करके और परिणामों की प्रभावशीलता और मूल्य का निर्धारण करके मूल्यांकन का माप महत्व बहुत ही प्रदान करता है। ठीक, सतत और व्यापक मूल्यांकन जैसे सीसी पैटर्न जो है छात्रों के विकास सभी पहलुओं को शामिल करने वाले छात्रों के स्कूल आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है को संदर्भित करता है। विज्ञान में सीसी का उद्देश्य है सीखने का आकलन। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 17।
स्टूडेंट शुड बी स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू सेट डैश गोल्स, यानी कि शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहला है मास्टरी ओरिएंटेड, सेकंड है फेलर ओरिएंटेड, फोर्थ है सेल्फ डिफीटिंग। अब हम लोग हिंदी समझते हैं प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, सेकंड है असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, फोर्थ है आत्म पराजित लक्ष्य। इसका आंसर होगा आपका मास्टरी ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। 18 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है। पहला ऑप्शन है आपका डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड है स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फोर्थ है सेग्रीगेटिंग एंड लेबलिंग। अब हम लोग हिंदी में समझते हैं विभेदन, भेदभाव, मानकीकृत, अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 18 का थर्ड, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ऐसा इसलिए कि समावेशन समावेशी शिक्षा का भाग है जो दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षित करने और एक ही छत के भीतर सामान्य लोगों के साथ कठिनाइयों को सीखने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अ चाइल्ड हैज अ पार्शियल विजन, यानी कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शुड बी इनकरेज टू ऑप्शनल फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल ही गलत है। नीड टू बी इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, ये भी गलत है। 19 है आपका थर्ड ऑप्शन है शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजन, यानी कि समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, यानी कि 19 का आपका क्या होगा थर्ड। फोर्थ है आपका शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विद इन अ नो स्पेशल प्रोविजन टू इनकरेजिंग कॉपिंग बिहेवियर, यानी कि बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति से जूझने की क्षमता विकसित हो। ये बिल्कुल आपका गलत है। तो 19 का आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आंशिक दृष्टि वाला बच्चा या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी दृष्टि या देखने के साथ एक समस्या से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उन्हें यही प्रशिक्षण और संसाधनों से सुविधा प्रदान की जाती है तो वह एक अच्छी साक्षरता क्षमता विकसित कर लेते हैं। समावेशी प्रावधान सभी प्रकार के छात्रों जैसे कि प्रतिभाशाली, औसत, धीमी गति से सीखने वाले और अक्षम बच्चों का एक प्राकृतिक वातावरण जो है एक साथ पढ़ने पर जोर देना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। समावेशी प्रावधान या निर्देशात्मक अनुकूल जो एक शिक्षक को नियमित स्कूल में आंशिक दृष्टि वाले बच्चों को जरूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये निम्नलिखित हैं। बहुत सारे स्पर्शनीय और अनुभवी योग्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कल्पना करने के अवसर प्रदान करने के लिए मौखिक सुराग देने चाहिए। ठीक, आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होगी। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर्स, सेकंड है एम्फेसिस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, थर्ड है एम्फेसिस ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, टॉलरेंस इज टू डिसेंट।
यानी कि अब हम लोग हिंदी में समझते हैं, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। यानी कि जो पहला ऑप्शन है आपका कंटी का जो पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट है, कल्पनाशीलता उत्तरों को स्वीकारना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब आप लोग कोई क्रिएटिविटी करते हो तो जो क्रिएटिविटी होगी सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, किसी चीज़ की कल्पना करोगे, तभी तो उसको क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो सेकंड है विचार मंथन पर बल देना। जब आप कल्पना कर लेते हो तो क्या करते हो कि आप विचार मंथन करते हो, यानी कि हाँ, दिमाग में सोचते हो कि हाँ, ये मैंने देखा था, ये कल्पना की थी, मुझको ये क्रिएटिविटी दिखानी है। ठीक। इसके बाद थर्ड है अभिसारी चिंतन पर बल देना। ये तो बिल्कुल ही ऑड, ये ऑड ऑप्शन है, ये गलत होगा। असहमति के प्रति सहनशीलता, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होगी, ऐसा क्यों है। तो इस कंटी का आंसर होगा आपका फ्रेंड्स, कंटी का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ऐसा इसलिए, अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। रचनात्मक विचारों और संभावनाओं के साथ आने या उत्पन्न करने की क्षमता है। इसमें समाधान तक पहुंचने के लिए और नए मूल तरीकों से सोचना शामिल है। यह सोचने के पारंपरिक तरीकों से परे जाता है और समस्या को एक नए तरीके से संबोधित करता है। यह व्यक्ति में और उसके द्वारा उपयोग के लिए नए दृष्टिकोण में एक विशिष्टता को दर्शाता है। कक्षा में सृजनात्मक का समर्थन करने के लिए कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकृति देनी चाहिए। हो सकता है कि उत्तर पुस्तक के अनुसार ना हो, लेकिन शिक्षकों को उन उत्तरों को खारिज नहीं करना चाहिए। लीक से हटकर सोचने के लिए सराहना होनी चाहिए। मस्तिष्क उद्दीपन के सत्रों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क उद्दीपन विचार प्रक्रिया का उत्तेजना को बढ़ाना चाहिए। मस्तिष्क में ऐसे विचार विकसित होते हैं जो सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट इन लाइन विद द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन हेल्प विद ऑटिज्म इन योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद योर ग्रुप एक्टिविटीज। यानी कि एक स्वयं चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के रूप में अनुरुद्ध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका गिविंग एप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटेन मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, allowing the child to work in pair in a relaxing atmosphere with less noise, sending the child to study in special school, seeking the support of remedial teaching in regular classroom। यानी कि सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चों को कम शोर वाले शांत वातावरण में यज्ञों में कार्य करने की अनुमति देना, और बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। फोर्थ है सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ऐसा इसलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। समावेश एक दर्शन या अवधारणा है जिसका उद्देश्य है कि लोगों और उनके जीवन के विभिन्न तरीकों के बीच में आपसी सम्मान को बढ़ावा देना, व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए संस्था अपने दर्शन, अपने पाठ्यक्रम, इसकी संरचना को बदल देती है। समावेशी कक्षा में प्रत्येक छात्र को ज्ञान, कौशल और जानकारी तक पहुंचाना और उन तक जानकारी पहुंच पाना बहुत ही जरूरी है, जो सभी बच्चों के लिए उपलब्ध विकल्पों में सुधार करती हैं। और हम जरूरी नहीं है कि खुद को ज्ञान के तक ही सीमित रखें, बल्कि उसे भावात्मक पक्ष और व्यवहार संबंधी पक्ष भी शामिल होते हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट टेल स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेज, डिस्करेज, फोर थर्ड एंड नेवर अलाउ, पनिश। यानी कि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कि कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए पर सजा देनी चाहिए।
इसका आंसर आपका होगा 22 का आंसर, यानी कि 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका इनकरेज, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि आप बच्चे को क्या करें, इनकरेज करें, यानी प्रोत्साहित करें। हम इसको डिटेल में समझते हैं कि प्रश्न पूछना उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा करने की सबसे प्रभावी रणनीति को भी संदर्भित करता है। प्रश्न पूछना कक्षा के वातावरण को अधिक संवादात्मक बनाता है। छात्रों द्वारा पूछताछ को प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, जो कक्षा को अधिक परस्पर संवादात्मक और जीवात्मक बनाता है। प्रेरित शिक्षक छात्रों को अपने शैक्षणिक अनुभवों का सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह निम्नलिखित तरीकों से उनकी संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ा देता है। प्रश्न बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और वैचारिक स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। प्रश्न शिक्षार्थियों को उन सूचनाओं को देखने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनकी खोज के साथ संरेखित हों और परिणामपूर्वक आजीवन सीखने को बढ़ावा सकती है। प्रश्न पूछने से शिक्षार्थियों को जानकारी की विभिन्नता और कड़ियों के बीच संबंध जोड़ने में सहायता मिलती है, जिससे उन्हें निबंध लिखने और वाद विवाद करने में मदद मिलती है। अब आइए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एजर्सन रीजन में। ठीक, एजर्सन रीजन ये क्या होते हैं कि एजर्सन का मीन्स होता है कथन और रीजन का मीन्स होता है कारण। यानी कि एजर्सन रीजन यानी कि एक आपको स्टेटमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का ही। अगर ये स्टेटमेंट सही है और फिर इसका रीजन दिया होता है, तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर रीजन ए और आर ट्रू होते हैं, यानी कि ए और आर, यानी कि एजर्सन रीजन दोनों ही करेक्ट होते हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर क्या होता है कि एजर्सन और रीजन तो सही होता है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है एजर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड है आपका एजर्सन तो सही होगा लेकिन रीजन क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि जो एजर्सन जो स्टेटमेंट दी गई है, जो रीजन दिया गया है, एजर्सन और रीजन से मैच नहीं करेगा, तो क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, थर्ड। और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। जब दोनों एजर्सन और रीजन फॉल्स होते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब पढ़ते हैं इस एजर्सन और रीजन को। स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग, टू आस्क क्वेश्चन, टू एंगेज इन अ डिस्कशन एंड डू ग्रुप वर्क रेदर देन बिल्डिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज। यानी कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों याद करने के पुनः उगल देने के लिए योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करें, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करने के लिए इसका ये कारण है। लर्निंग इज एन एक्टिव सोशल इन इट्स कैरेक्टर्स। यानी कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। यानी कि आपका एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है इसका एजर्सन का जो रीजन दिया गया है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एजर्सन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का फर्स्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिगम केवल किताब में लिखी बातों को याद रखने या शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखी गई बातों की नकल करने की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम मौजूदा ज्ञान प्राप्त करने की और व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करने की एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज। यानी कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधियों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखिक साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है चंक, सेकंड है एडवांस ऑर्गेनाइजर, थर्ड है निमोनिक, फोर्थ है कंसेप्ट मैप्स। यानी अब हम लोग हिंदी में समझते हैं। फर्स्ट है खंड, सेकंड है अग्रवर्ती आयोजक, थर्ड है स्मृति सहायक, फोर्थ है संकल्पना मानचित्र। यानी कि 24 का आंसर होगा फोर्थ, कंसेप्ट मैप्स। ठीक है, यानी कि
स्वयं। अब हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं कि एस कंसेप्ट ऑफ मैप्स इसका आंसर क्यों होगा। यानी कि स्वयं अधिगम सामग्री यानी एसएलएम का अध्ययन करते समय मन मानचित्रण और संकल्पना मानचित्रण के निर्माण में संज्ञात्मक कौशल एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षार्थी एसएलएम पढ़ते हैं तो उनमें अपेक्षा की जाती है कि वे बेहतर और अधिक प्रभावी सीखने के लिए जानकारी को अपने अनुभवों से समझें, अवधारणा बनाएं और संबंधित करें और संबोधित करें। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। चूज द एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेट इंट्रांसिक मोटिवेशन। यानी कि एक ऐसा उदाहरण चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। यानी कि आंतरिक यानी कि क्या होगा, आपके अंदर जो मोटिवेशन का जो उभरता है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा उभर के आती है आपके आंतरिक यानी कि आपके अंतरात्मा में, तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। रोशनी इज अ वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्जाम एज हर पेरेंट हैव प्रॉमिस्ड हर अ वॉच ऑन गेटिंग अबव 90%। देखो, इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक मोटिवेशन कौन से होते हैं। जो एक्सट्रांसिक मोटिवेशन होते हैं वो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है, और जो इंट्रांसिक होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल सोर्स होते हैं। जो एक्सट्रांसिक मोटिवेशन है, हमको ये जो मोटिवेशन है किससे मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, टीचर से मिलता है और अदर सोर्स से मिलता है। जो इंट्रांसिक मोटिवेशन है वो हम खुद अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, सेल्फ। ठीक है, यानी कि एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक स्वयं के भीतर स्वयं जो इसके प्रेरक होते हैं, माता पिता, शिक्षक और अन्य, जो इसकी उत्पत्ति होती है, संचालित होते हैं ब्रह्म स्वेद और आंतरिक यानी कि इंट्रांसिक यानी स्वयं के भीतर से, और जो एक्सट्रांसिक यानी कि जो बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है, पुनर्भरण और दंड या पुरस्कार। यानी कि पुनर्भरण, दंड या पुरस्कार। यदि आपने अगर अच्छा काम किया, यदि आपने कॉम्पिटिशन जीता तो आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अगर आप अपने स्कूल में अगर आपने होमवर्क नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलता है। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रांसिक मोटिवेशन, जो हमको कहाँ से मोटिवेशन मिला है, बाहर से। और जो इंट्रांसिक जो हमको अपने अंदर से मोटिवेशन मिलता है, यानी कि किसी गतिविधि को करने में आनंद आना। तो पहला ऑप्शन इसका, रोशनी इज वर्किंग हार्ड, यानी कि रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। तो रोशनी क्या करेगी, यानी कि उनके माता पिता ने उसको क्या किया, अगर आप 90% मार्क्स लाओगे तो हम आपको क्या करेंगे, एप्पल की वॉच देंगे, अगर आप नहीं लाती हो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या किसके अंतर्गत आ गया, एक्सट्रांसिक मोटिवेशन। ठीक, यानी क्या, जो बाहर से उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक, सेल्फ नहीं मिलता है इसमें। तो ये आंसर क्या हो, ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, रूमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट लेट हिम वॉच टीवी। यानी कि रूमी के जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे कह रहे हैं अगर तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है तभी आपको क्या मिलेगा, देखने को, टीवी देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, एक्सट्रांसिक, यानी कि आपको बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है। रोमा बॉथ, जिसके बाद है रामा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इज फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार्स टू विन हर टीचर एप्रिसिएशन। यानी कि रोमा बहुत सी किताबें पढ़ रही है क्योंकि रीडर स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला कर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। यानी कि ये भी एक्सट्रांसिक हो गया, एक्सट्रांसिक मोटिवेशन जो आपको टीचर के द्वारा या फिर रीडिंग स्टार बोर्ड के द्वारा मिल रहा है रोमा को। ठीक, अब हमारा लास्ट ऑप्शन आता है, रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। यानी कि अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहे हैं क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखना। यानी कि जो रवि है अपनी जो परियोजना कार्य में जो विभिन्न स्रोत तलाश रहा है, यानी कि खुद तलाश रहा है, यानी कि क्या है, सेल्फ, यानी कि खुद से काम कर रहा है, और यानी कि किसी चीज को क्या कर रहा है,
जानकारी लेने की इच्छा रखता है, यानी कि रुचि रखता है। तो क्या हो गया है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 25 का 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज इज नॉट इफेक्ट हेल्पिंग स्टूडेंट कोप विथ एनेक्सिटी, यानी कि इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने से सहायता नहीं देती है। नहीं आ गया ना, तो अब आप क्या होगा, जो सही है, जो सही है नॉट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में नॉट आ जाएगा, जो स्टेटमेंट सही होंगी, जो सीडीपी सीटेट के सिलेबस के कंटेंट के अनुसार है, जो स्टेटमेंट सही होंगी, अगर नॉट आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, यानी कि नॉट वर्ड आता है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, जो सही स्टेटमेंट होगी वो आपकी गलत हो जाएगी, जो गलत होंगी वो आपके लिए सही होंगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वही आपके लिए सही होंगी अकॉर्डिंग टू नॉट वर्ड इज प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है टीचिंग देम मेथड्स फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। सेकेंड है हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स। थर्ड है helping them recognize the source of their anxious feelings. Fourth है comparing students' performance with one another in the classroom. पहला, अब हम लोग हिंदी में समझेंगे। पहला ऑप्शन है आपका छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना छात्रों को लघु अवधि में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो हम लोग तुलना तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो 26 का क्या हो गया आंसर 4, 26 का 4 हो गया। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये सही है, ठीक। नॉट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, सीडीपी के सिलेबस के कंटेंट के अनुसार जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग क्या सही है। लेकिन नॉट दिया है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट उसके हिसाब से गलत हो जाएगी। जो क्वेश्चन में नॉट दिया है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन नॉट दिया है ना क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अनुसार क्या होगा, गलत हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर, जो फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, कभी भी हम क्लास में छात्रों के प्रदर्शन में तुलना नहीं करते हैं, तो ये गलत है। यानी कि यही स्टेटमेंट आपकी सही है अकॉर्डिंग टू नॉट वर्ड इज प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन में नॉट दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा 26 का 4। ऐसा इसलिए, अब हम लोग क्या करेंगे डिटेल में समझेंगे। यानी कि चिंता एक ऐसा विकार है, यानी कि एनेक्सिटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पहली बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे छात्रों में भी चिंता की समस्या देखी जाने लगी है। यानी कि बहुत छोटी उम्र के छात्रों में भी चिंता के मामलों का पता चला है कि चिंता का प्रमुख कारण समाज की बदलती जीवन शैली है। जीवन की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों के भावनात्मक तनाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और तनाव और चिंता भी पैदा हो सकती है। चिंता का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों से नैतिक और भावनात्मक समर्थन मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। रचिता मैथमेटिक्स टीचर ट्राई टू एनालिसिस द एरर मेड बाय स्टूडेंट इन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू बी अप्लाइड फॉर द स्टेटमेंट सम शी डज दिस टू। यानी कि रचिता एक गणित अध्यापिका है, उन्होंने अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचाने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही हैं। यानी कि उन्होंने जो प्रश्नों में जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। तो आपका पहला ऑप्शन है सेग्रीगेशन, स्टूडेंट हु मेक मोर एरर इन कंपैरिजन अदर। सेकंड है गिव मोर क्वेश्चन टू देम एज अ पनिशमेंट, करेक्ट द एरर बाय गिविंग देम फॉर मोर प्रैक्टिस। फोर्थ ऑप्शन है आपका अंडरस्टैंड द एरर सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रंस थिंक। यानी कि अधिक, अब हम लोग हिंदी में समझते हैं, अधिक त्रुटियों वाली छात्रों का कम त्रुटियों को छात्रों से पृथक करना,
अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, त्रुटि सुधार के अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्र के चिंतन को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर इसके बाद 27 का आपका आंसर होगा, 27 का आंसर होगा आपका 4, यानी कि त्रुटियों को समझेंगे तभी तो छात्रों के चिंतन को समझ सकेंगे। ठीक है ना, समझ गए। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। यानी कि गणित में क्या है, आपकी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जैसे बुनियादी संचालकों को सीखते समय छात्र सही संचालकों के बारे में भ्रमित हो जाते हैं, जिसने लागू करने की आवश्यकता होती है। गणित कोई ऐसा विषय नहीं कि जिसे सिर्फ हम लोग रट कर सीख सकते हैं। इसके लिए प्रायोगिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो अवधारणाओं को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अभ्यास के अलावा गणित तार्किक तर्क पर निर्भर है और समस्या को हल करने के लिए शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। अब है छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचाने में त्रुटियों का विश्लेषण करते हुए शिक्षिका त्रुटियों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि छात्रों को चिंतन को समझाने के लिए उनको क्या होती है, मदद मिलती है। बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने के लिए सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एम्फेसाइज ऑन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लर्निंग फॉर एग्जाम, रोड लर्निंग, प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए अब हम लोग हिंदी में समझते हैं परीक्षा के लिए पढ़ना, परीक्षा के लिए पढ़ना, यानी कि जब परीक्षा आएगी तभी आप लोग पढ़ोगे क्या, यानी क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब सेकंड है रोड लर्निंग, यानी भी स्मरण आधारित शिक्षा, यानी कि आप किसी भी टॉपिक को रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो। ये एजुकेशन पॉलिसी में 2020 के अंतर्गत उस पॉलिसी में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि आप रोड लर्निंग नहीं करवाओगे, ये क्या हो गई, गलत हो गए। इसके बाद है प्रैक्टिस एंड ड्रिल, यानी बच्चा बस प्रैक्टिस करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो ये भी गलत है। अब आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि छात्रों को क्या करना चाहिए, जो भी टॉपिक है उसको कॉन्सेप्चुअल समझना चाहिए, यानी कि संप्रत्येक समझना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। 28 का 4 हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, 4th आंसर। यानी कि शैक्षणिक नीति विश्लेषण के एक ढांचे में एक प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें विभिन्न हितकारक नीतियों का विश्लेषण, निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और पुनः रचना करते हैं। शैक्षणिक नीति सीधे तौर पर एक आदर्श शैक्षिक मानक से संबंधित होती हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था की जनशक्ति आवश्यकताओं की अनुरूप होना। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षणिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है, ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक रूप में जीवन में लागू कर सकें। परीक्षार्थी याद किए गए ज्ञान और तथ्यों के बजाय शिक्षार्थियों की मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए अधिक केंद्रित होना चाहिए। यानी कि जब भी शिक्षक पढ़ाए तो मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करना चाहिए और अधिक केंद्रित होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपका चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, यानी बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। यानी कि जब बच्चे किसी शिक्षा शास्त्र को सीखते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, तो कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज इन अ टास्क एंड एक्टिविटी। फोर्थ ऑप्शन है आपका एप्रोप्रिएट रिवार्ड आर ऑफर्ड एट एवरी स्टेप इन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, यानी कि व्याख्या और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशील से भाग लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्य को पूर्ण करने से विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाने चाहिए, यानी कि 29 का आपका आंसर क्या होगा, 3rd। ठीक, यानी कि अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। 29 का क्या होगा, 3rd होगा। यानी कि अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव
के परिणाम स्वरूप व्यवहार ज्ञान और कौशल में परिवर्तन की संदर्भित करता है। सार्थक अधिगम तभी होता है जब शिक्षार्थी कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। सक्रिय भागीदारी शिक्षार्थियों का चिंतन शक्ति को सक्रिय करती है और अवधारणाओं की उनकी समझ को बढ़ाती है। प्रायोगिक गतिविधियों में शामिल होने से एक बच्चे को उत्तम अनुभव प्राप्त होता है जो अधिगम को सार्थक बनाता है। यानी कि कार्यों और गतिविधियों में सक्रिय जुड़ाव छात्रों का निम्नलिखित में मदद करता है। एक लंबी अवधि के लिए जानकारी और संकल्पना को याद रखना, अधिगम प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा और रुचि को विकसित करना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। गिविंग स्टूडेंट access to a range of suitable material and scope to self-direct their learning is a way of promoting। यानी कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपनी अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, डैश को बढ़ावा देना है। पहला है रोल लर्निंग, सेकंड है कॉम्पिटेटिव लर्निंग, थर्ड है डिस्कवरी लर्निंग, फोर्थ है लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन। यानी कि 30 का क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि अन्वेषित अधिगम। ठीक है, यानी कि अन्वेषित अधिगम के तहत छात्रों को विभिन्न प्रकार के सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को, अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि अन्वेषित अधिगम क्या है। अन्वेषित अधिगम 30 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका थर्ड। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे अन्वेषित अधिगम है क्या। अन्वेषित अधिगम के तहत छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रदान करवाना है और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना छात्रों को निम्नलिखित में मदद करेगी। लंबी अवधि के लिए सूचना और अवधारणाओं को बनाए रखना, कौशल को बढ़ाना और अवधारणाओं को बेहतर समझ, अधिगम प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा और रुचि का पोषण करना, सक्रिय रूप से सामग्री के साथ संलग्न करके ठोस अनुभव प्राप्त करना, सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करके व्यवहारिक ज्ञान को आत्मसात करना। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि है। आज आपके CTB पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पॉर्टेंट है। तो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट यानी कि CTB सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को और उसको सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। थैंक यू, धन्यवाद।